हमारा अगला टॉपिक में जरूर अनाउंस कर देता हूँ। अभी हमारा क्या क्वालिटी पे हुआ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हुआ, राइट? आज 4th डे है। तो अभी हम लोग एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि 6 सिग्मा में टर्म बोलते हैं 3.4 डीपीएम। डीपीएमओ क्या है? ये 3.4 क्या ये एक्चुअल डिफेक्ट है? कितना आएगा क्या? मतलब ये डीपीएमओ वर्ड डिफेक्ट बड़ा पॉपुलर है। 6 सिग्मा मतलब 3.4 डीपीएम। आज उसके ऊपर भी डिबेट होगी, डिस्कशन, ठीक है ना? वो डिस्कशन होगा। एक तो हम वो समझेंगे, फिर एक ट्रू इंडिकेटर आज हम समझेंगे कि असली इंडिकेटर ट्रूथ है, किस इंडिकेटर ट्रूली हमें बताएगा कि क्या चल रहा है, राइट? ट्रू इंडिकेटर वो कौन कौन से हैं 6 सिग्मा जिससे बेंचमार्किंग पॉसिबल। तो ये आज मेजर हमारा चैंक है, राइट? ओके, सो लेट्स वेट फॉर इट। ओके, let's start. तो चलिए स्टार्ट। Yes. So this is the exercise what we were doing now to understand customer satisfaction. So now we are moving towards a very popular term. अगर आपने सुना हो 3.4 DPMO, 6 सिग्मा क्या होता है? 3.4 DPM, 3.4 DPMO डिफेक्ट करता है। ये काफी पॉपुलर स्टेटमेंट है, बिजनेस मैगजीन्स में भी आया है और इससे 6 सिग्मा काफी पॉपुलर हुआ, राइट? बट अभी हम थोड़ा सा इसको टेक्निकल टर्म में समझेंगे कि what does it actually mean और ये क्या है। तो मैं 3.4 पे आता हूँ। पहले इस टर्म को समझते हैं, DPMO। DPMO क्या है? तो एक ही टर्म को हम ब्रेक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं what is called defect। ये भी सब पार्ट ऑफ डिस्कशन है, कॉन्सेप्ट को फिर हम 6 सिग्मा की डेफिनेशन अराइव करेंगे लेटर ऑन। डिफेक्ट किसे बोलेंगे? जो भी आपकी डेफिनेशन है बोल कोई भी प्रोडक्ट है उसमें जो स्पेसिफिकेशन लिमिट है उसकी, मतलब मान लो n नंबर्स ऑफ उसमें क्या नाम है डायमेंशंस है, तो कोई भी डायमेंशन अगर ng है नॉट मीटिंग द स्पेसिफिकेशन इज डिफेक्ट। एक तो ये डेफिनेशन, एनी अदर डेफिनेशन? adherence to non-conforming. हां, Dissatisfaction is defect. Sir, any reason behind non-conformance? ये रीजंस है। Non-conformance basically declaration. This is NG, but why this is NG? Because of this defect declared as NG. Problem के बाद defect के बाद root cause ऐसा कह रहे हैं। Again, defect is the cause for the problem. हाँ। हमें बोला reason for the non-conformance. Sir, Is non-conformance a defect? sir, non-conformance is a declaration. वो रिजल्ट है कि हाँ ये प्रोडक्ट NG है, but because किस वजह से ये NG है कि इसमें सपोज करो इस पेन में क्रैक आ रखा है, क्रैक इज द रीजन ऑफ दिस non-conformance. क्रैक इज द डिफेक्ट। रीजन और डिफेक्ट मतलब फिर से मैं यहाँ थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूँ, उसमें जा रहा हूँ जस्ट फॉर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कभी क्लैरिफाई नहीं हो रहा। सर किसी प्रोडक्ट को हमने NG डिक्लेयर कर दिया, नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट है ये, ठीक है, बट किस वजह से ये नॉन कंफर्मिंग इसको हम डिक्लेयर करें? इसमें एक क्रैक आ गया, इसकी वजह से नॉन कंफर्मिंग है। क्रैक क्यों आया, दैट इज अ सेपरेट पार्ट की वो उसका कोज क्या था, बट क्रैक आया, क्रैक की वजह से ये प्रोडक्ट नॉन कंफर्मिंग है। Reason of non-conformance. रीजन ऑफ नॉन-कंफॉर्मेंस? नो, रीजन तो नहीं बोला ना, नॉन-कंफॉर्मेंस को नाम दिया इसने बस। डिफेक्ट Okay, we'll discuss. So reason है non-conformance or whatever. Dissatisfaction बोला, not meeting the specification. Any other thing? Yes, Manoj, you agree to these definitions and you want to have some more definition? ये इसी के अंदर fall कर रही है। ये more or less इसी के हाँ, इसी में ना basically, ठीक है। तो अभी हम ये डिस्कस करते हैं डिफेक्ट है क्या, ओके? जिसको 6 सिग्मा डिफेक्ट करता है उसका क्या डेफिनेशन? अब थोड़ा ये स्टोरी थोड़ा सा सुनना पड़ेगा ना, 5-6 मिनट स्टोरी है तो करेक्ट प्रोसेस है। प्रोसेस डेफिनेशन है इनपुट एक्टिविटी डिजायर्ड आउटपुट है।
इनपुट आउटपुट मॉडल है प्रोसेस, राइट। सो जो प्रोसेस में हमने आउटपुट दिया, वो आउटपुट अगर डिजायर्ड आउटपुट नहीं है, नॉट गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट, नॉट गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट इन ए प्रोसेस, प्रोसेस में डिजायर्ड आउटपुट का ना मिलना, इसको हम बोलते हैं डिफेक्ट। अब क्या फर्क है, डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। पहले डेफिनेशन स्टेट कर रहे हैं, नॉट गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट इन ए प्रोसेस इज कॉल्ड डिफेक्ट, ठीक है। अब व्हाट डज इट मीन? हर चीज प्रोसेस का आउटकम नहीं है, वो बहुत सारे प्रोसेस से मिलके इफेक्ट्स हैं। वो क्या है? इफेक्ट। इफेक्ट और डिफेक्ट में फर्क है या नहीं, हम ये जान पहले। सर इफेक्ट क्या बताया? अभी बताया नहीं, मैं कह रहा हूँ डिफेक्ट और इफेक्ट में फर्क है। क्या फर्क है हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं वो सब इफेक्ट है। जैसे रीवर्क कर लेना, और क्या हो सकता है, स्क्रैप कर देना। सही, वंस ए प्रोसेस जनरेट्स ए डिफेक्ट, डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या? आउटपुट का ना मिलना, डिजायर्ड आउटपुट। अच्छा, आउटपुट इज नॉट द डिफेक्ट, नॉट गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट इज द डिफेक्ट। अगर आउटपुट बोलोगे तो हर चीज प्रोसेस का आउटकम है, रिजेक्शन भी प्रोसेस का आउटकम। डिजायर्ड आउटपुट ना मिलना इज ए डिफेक्ट। जब डिफेक्ट जनरेट होगा तो ये आगे जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, वहां जाके कुछ ना कुछ करेगा, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट। इफेक्ट इज ऑलवेज नेक्स्ट प्रोसेस रिपल्स। रिपल्स होता है जैसे एक टैंक है पानी का, वहां मेरे हाथ से कोई पत्थर गिर गया, तो पत्थर तो वहां गिरा है, राइट, दैट इज द पॉइंट ऑफ इट्स इफेक्ट। ड्रॉपिंग हो गया मेरे से, कुछ गलती होगी, समथिंग, बट इट मूव्स, रिपल्स आगे गए। सो रिपल्स होते हैं, वो आगे तक जाते हैं। अब ये डिफेक्ट आगे जाएगा तो क्या कर सकता है? लाइन को रोक सकता है, लाइन स्टॉपेज कर सकता है, या ये असेंबली प्रॉब्लम कर सकता है, या ये कस्टमर की लाइन रोक सकता है, या वारंटी फेलियर में कन्वर्ट हो सकता है, या कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। क्यों सर, हो सकता है ऐसा? परफॉर्मेंस इफेक्ट कर सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो मल्टीपल प्रोसेस का आउटकम है, जो किसी एक प्रोसेस डिलीवर नहीं कर रहा है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ चीजों से मिलके आ रहा है, वो हम इफेक्ट में काउंट करते हैं। एग्जांपल, कस्टमर सेटिस्फेक्शन किस प्रोसेस का आउटकम है? हाँ, वो कौन सा प्रोसेस का नाम बताओ? कस्टमर सेटिस्फैक्शन किस प्रोसेस का? हाँ, प्रोसेस का नाम, कस्टमर फोकस प्रोसेस नाम बताते हैं, कौन सा प्रोसेस, व्हाट डिलीवर्स द सेटिस्फैक्शन? हाँ, इन प्रोसेस का नाम बताओ, कौन सी प्रोसेस है? This process delivers this outcome. Are you getting my point or not? जैसे हमारा मेंटेनेंस प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस है, सर्विस प्रोसेस है, यू नो, परचेजिंग प्रोसेस, ऐसे ही है ना सर प्रोसेस मल्टीपल। Yes, sir. Set of processes to achieve the satisfaction results into customer satisfaction. अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन डिलीवरी का भी हो सकता है प्रोसेस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोडक्ट का भी हो सकता है। तो लॉजिस्टिक प्रोसेस भी इन्वॉल्वमेंट है, डिलीवरी भी इंपॉर्टेंट है, शेड्यूलिंग भी इंपॉर्टेंट है, कॉस्टिंग प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट। यस और नो? तो ये नहीं कि एक प्रोसेस बना रखा है जिसका नाम है कस्टमर केयर, वो डिलीवर कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स विद डिलीवर। तो इफेक्ट लेवल पे है ये कोई प्रोसेस का क्लियर आउटकम नहीं है। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कि ये कस्टमर डिससैटिस्फाइड क्यों हो रहा है। किसी प्रोसेस में आउटपुट डिलीवर नहीं किया, वो डिफेक्ट काउंट माना जाएगा, करेक्ट। कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन डिफेक्ट नहीं माना जाएगा, यू अंडरस्टैंड? वो इफेक्ट है, वो सिम्टम है। और एग्जांपल लेते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल। पहले मैं एक डिफरेंशिएशन कर रहा हूं कि डिफेक्ट जो है प्रोसेस में एक आउटकम आना था, वो नहीं आया, उसका नाम डिफेक्ट है।
और उसके आगे जाने से जो नुकसान हुए वो इफेक्ट हो गए। नुकसान कुछ भी हो सकता है, मैं डिससेटिस्फाई हो गया सर, ये टेक्निकल डिफेक्ट है, वो एक आउटकम ऑफ द बिजनेस है। क्यों सर? What do you guys have for lunch? It's a difficult question to answer. Okay. Sorry. So what we are saying, ये टेक्निकल आउटकम है। अच्छा, आउटकम को मैं एक नाम दे रहा हूँ। आउटकम को हमेशा y नाम दे सकते हैं और इनपुट को हमेशा x। तो क्या है, इनपुट को भी लोग काफी उसको भी डिफेक्ट मान रहे हैं, कॉज को भी, तो वो ऐसा नहीं है। इनपुट अलग चीज है, x करेक्ट, उसको डिफेक्ट नहीं करना, तो टर्मिनोलॉजी सेट करनी पड़ेगी वरना आगे तक इश्यू रहेगा। तो इनपुट अलग चीज है जो कॉज होता है, उसको आप x नाम दो, आउटपुट को हमेशा y नाम दो, इसका मतलब y इज इक्वल टू fx। आउटकम के लिए क्या टर्म होगी, y, x होगा इनपुट, x delivers the y output, F is function. function of x। बहुत सारे x1 x2 है ना, मैथड मशीन मिल के कोई प्रोडक्ट बन रहा है। और एक सेट ऑफ प्रोसेसेस भी हो सकते हैं। प्रोसेस के अंदर है, दिस इज इन द प्रोसेस। आप बहुत सेट ऑफ प्रोसेस भी हो सकते हैं जैसे आपने बोला, तो हम इसको दो नाम दे देंगे। अगर बहुत सेट ऑफ प्रोसेस मिलके कुछ आ रहा है बट एक टेक्निकल किस प्रोसेस का आउटकम है मुझे क्लियर नहीं है, तो उसका नाम है बिग वाई। बिग वाई तो बहुत बड़ा वाई है। और एक प्रोसेस का आउटकम है जो नहीं डिलीवर हो रहा है, क्लियर है, दिस इज द क्रिटिकल प्रोसेस, इट डज नॉट डिलीवर एंड देन क्रिएटिंग द इफेक्ट। इसको, इस आउटपुट को मैं टेक्निकल डिफेक्ट को मैं नाम देता हूं टेक वाई। टेक वाई टेक्निकल वाई है, एक प्रोसेस का डिलीवर्ड आउटपुट नोन है। अब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, बिग वाई, लेकिन टेक वाई क्या होगा, 30 minutes डिलीवरी इन दी लॉजिस्टिक्स, राइट? यू अंडरस्टैंड? एक प्रोसेस का आउटकम बताना पड़ेगा। मैं प्रोसेस ही तो इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं रिजल्ट को थोड़ी ना इंप्रूव कर सकता हूँ। ये डिस्कशन था ना हमारा, so we should be process driven। Satisfaction is the effect, it's not the technical defect, correct? Effect है। और बताओ कौन कौन से इफेक्ट है? स्क्रैप क्या है? इफेक्ट है। डिफेक्ट बनने के बाद आप कुछ कर रहे हो, कॉन्सिक्वेंस है। स्क्रैप इज नॉट अ डिफेक्ट, इट इज अ इफेक्ट। और क्या है? कस्टमर कंप्लेंट, अपन पढ़े जा रहे हैं, कस्टमर कंसर्न्स, कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन, स्क्रैप, रीवर्क, लाइन स्टॉपेजेस, प्रोडक्टिविटी लॉस, इन्वेंटरी बिल्ड। तो आप ध्यान से सुनिए, जब मैनेजमेंट आपको प्रोजेक्ट देती है तो वो डिफेक्ट बताती ही नहीं है, वो आपको बिग वाई दे देती है। और हम भी इतने माना बिग वाई का प्रोजेक्ट भी उठा लेते हैं। बिग वाई का एनालिसिस करके ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, किस प्रोसेस का आउटकम नहीं आ रहा, वो मेरा डिफेक्ट को करना पड़ेगा। इफेक्ट इज नॉट द डिफेक्ट। और पूछते सर, और चलते हैं ऐसे, जैसे ये पानी गिर रहा था तो मैं यहाँ पे डिससैटिस्फाइड हो गया, मैं ये कह सकता हूँ रूम के टाइम आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है, बट ये कोई डिफेक्ट नहीं है, इफेक्ट है। टेक्निकल तो है, द वाटर इज नॉट गोइंग थ्रू दी ड्रेन सिस्टम, ये डिजायर्ड आउटपुट था, ये नहीं आ रहा, ये टेक्निकल डिफेक्ट माना जाएगा। हम इफेक्ट पे काम नहीं कर सकते, हम डिफेक्ट पे काम करते हैं। इफेक्टिव पानी अंदर गिर रहा है। यस, और आई एम, उसका कोई भी स्टोरी सुनाओ, वी आर डिससैटिस्फाइड, पानी मेरे ऊपर गिर गया, मेरे कपड़े गीले, आप कुछ भी कह सकते हो सर, आपकी मर्जी। Work on defect to eliminate effect. हैं? Work on defect to eliminate Exact, effect. but हम don't take project on the effect. Effect तो बताया गया है, symptom है वो। प्रोजेक्ट लेके ये बैठ जाएंगे कि हम ना अगली बार ये टेक्निक चेंज करेंगे। हाँ, हमारा है कि पानी है बाहर कैसे, उसके अच्छा उसके कंटेनमेंट भी फिर ऐसे करते हैं, नीचे वो ड्रम रख दो, क्योंकि आपका डिफेक्ट फोकस है। कोई रिवर्क कर रहा है, कोई रेजिडेंट इंजीनियर रख देता है, कोई अपना काम चला रहे हैं, मतलब इफेक्ट को हैंडल करने की कोशिश कर। डिफेक्ट तो एक प्रोसेस का आउटकम कोई नहीं आ रहा होगा टेक्निकल, वो डिफेक्ट से डिफेक्ट वर्ड को हम और समझेंगे, राइट? आई थिंक कुछ फील आएगा आपको और फिर हैरानी होगी आपको कि मैं एफएमई पे एकदम से स्विच ऑन कर जाऊंगा, फेलियर मोड पे और वापस आ जाऊंगा।
क्योंकि इसमें मेजर फेज में FMEA क्यों आएगा, मैं कोरिलेट करूंगा, आई विल लिंक, अभी नहीं, जस्ट वेट मोर। प्रॉफिटेबिलिटी किस प्रोसेस का आउटकम? सेट ऑफ प्रोसेसिंग का सर, किस आउटकम? वो भी बिजनेस का ओवरऑल इट इज ए ओवरऑल इफेक्ट सर, दिस रिजल्ट ये ऑर्गेनाइजेशनल रिजल्ट है, ये किसी प्रोसेस का रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट एरिया ये प्रोसेस नहीं है, ये रिजल्ट क्वांटिफायर है, ये प्रोसेस क्वांटिफायर नहीं है। बट डिलीवर तो प्रोसेस ही करेगा। कोई भी चीज डिलीवरी है, तो वो मैंने अपनी कोई भी एक्सपेक्टेशन रखी हूँ टाइमली डिलीवरी, तो लॉजिस्टिक प्रोसेस डिलीवर, मेरे को प्रोडक्शन में कोई मशीन आया नहीं है तो मशीनिंग प्रोसेस डिलीवर करो। भाई प्रोसेस को तो डिलीवर करना ही पड़ेगा, लेकिन कौन सा प्रोसेस कौन सा आउटपुट डिलीवर नहीं कर रहा है, पहले डिफेक्ट लेवल पे तो पहुंचे। आपको कंप्लेन आ रही है तो इफेक्ट कंप्लीटली सीध की है, डिलीवरी की है, क्वालिटी की है, या नैरो डाउन करना पड़ेगा बहुत सारे। ऐसा नहीं आई एम वांट टू इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कर लो। ये ब्लैक बेल्ट प्रोजेक्ट नहीं है, अभी ये मैनेजमेंट लेवल प्रोजेक्ट है, आपको नैरो डाउन करना है, आपको ब्लैक बेल्ट लेवल। सो वो डिफेक्ट लेवल तक पहुंचना, क्योंकि डिफेक्ट किस लेवल का डिलीवर हो रहा है, डिफेक्ट को इंप्रूव करना, इंप्रूव किसको करना है, प्रोसेस को। प्रोसेस का पता नहीं है और डिफेक्ट को इंप्रूव करना चाहते हैं, इफेक्ट को मतलब, तो ये तो कभी अचीव नहीं होगा। एक आदमी लिए इन्वेंट्री रिडक्शन, अब मुझे पता है इन्वेंट्री क्या है, बहुत सारे चीजों को मिलकर कोई इफेक्ट है, फिर मैंने इसको ना नैरो डाउन कराया, और उसने पता क्या हुआ, ये कैसे प्रॉब्लम हुई। कोलंबो ने एक प्रोजेक्ट लिया गारमेंट इंडस्ट्री में, तो उन्होंने 6 सिग्मा का प्रोग्राम हुआ एंड उनका वो ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सब बैठे हुए थे। सो उन्हें बोला सर क्या प्रोजेक्ट ले रहे हैं, वन ऑफ द प्रोजेक्ट इज इन्वेंटरी रिडक्शन, सीधी बोला हुआ। तो कह रहा व्हाट इज द टाइम फ्रेम, उससे पूछा 6 मंथ to 8 मंथ ले सकते, पर उसका जीएमडी क्या कह रहा है, ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर कह रहा सर 1 साल ले लो, बट ये कर दो। मैं कहा आज ऐसा बंदा नहीं हो, टाइम बढ़ा दे, कम कर दिया, मुझे 3 महीने में चाहिए, कह के चला गया। फिर मैं लोगों को पकड़ा, मैं कह रहा हूँ 8 महीने कह रहा है, 12 महीने आराम से करो। ऐसा क्या है, कह रहा सर 1-2 साल तो हमें हो गए। आपने 6 महीने कैसे बोल दिया, क्रॉनिक प्रॉब्लम है, सॉल्व भी नहीं हो रही। ओहो, पता है क्या होगा, ये बिग वाई लेके बैठे, मैंने इमीडिएटली पूछा मैं व्हाट टाइप ऑफ इन्वेंटरी, नैरो करना ठीक है, रॉ मटेरियल इन्वेंटरी, WIP इन्वेंटरी, फिनिश्ड गुड इन्वेंटरी, तो अलग अलग प्रोसेस से बनती है। अच्छा बताइए रॉ मटेरियल इन्वेंटरी कहाँ से बनती है, सप्लाई चेन क्या आया, परचेजिंग प्रोसेस, सप्लाई चेन प्रोसेस, वहां से WIP इन्वेंटरी कहाँ से बनती है, बॉटलनेक, साइकिल टाइम, लाइन बैलेंसिंग, वहीं से तो बनेगी। अलग प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोसेस ही अलग है। अच्छा फिनिश गुड इन्वेंटरी कहाँ से बनेगी, कितना लीड टाइम है, कस्टमर कहाँ बैठा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट, दूर बैठा है, ज्यादा रखना, लीड टाइम कितना है, कस्टमर वाला प्रोसेस अलग है। कहाँ कस्टमर एनालिसिस, कहाँ सप्लाई चेन, सप्लायर, कहाँ इन हाउस साइकिल टाइम, इन्वेंटरी बदलेंगे, भाई क्या बदलोगे। फिर मैंने पूछा मैं किस चीज की इन्वेंटरी प्रॉब्लम है, सर वो तो देखना पड़ेगा। मैं देखना पड़ेगा, 1 साल से क्या कर रहे हो, मैं अब तो टेक्निकल डिफेक्ट तक पहुंची, मैं कहा डिफेक्ट डेफिनेशन ही नहीं आ गया, समझ नहीं आया उसको कि डिफेक्ट वही है, फिर इफेक्ट थ्योरी सिखानी पड़ती है। आई सेट के काम करते हैं कि आप ये पता करो, पहले कल आपको बता फाइनली अगर रॉन्ग डेवलपमेंट, मैं तो ये सब लाइन वाइन वाला कोई झगड़ा नहीं है, ना फिनिश उनका नहीं सर, ये तो कुछ भी मैं रॉ मटेरियल की बहुत मैं अच्छा रॉ मटेरियल की कौन सी इंपोर्ट, वो क्या होता है, आप क्या होता है, कैसे सर एक क्लोथ होता है, बाकी एसेसरीज होते बटन ये सब, तो मैं कहा ये बता दो क्लोथ की है कि एसेसरीज की, वो देखना पड़ेगा। एसेसरीज की तो बहुत कम है, क्लोथ की है। क्लोथ इंडिया इम्पोर्ट है, सारा इम्पोर्ट है, हाईली टाइम ड्रिवन, कहाँ से आता है, सिंगापुर से भी आता है, इधर से भी आता है, 10 जगह बता दो। तो मैं कहा अच्छा हाईली ट्रेंड, मैं कहा ये क्या ऑर्डरिंग प्रोसेस पूरा डिपेंड करेगा, कैसे ऑर्डर कर रहे हैं, कैसे शेड्यूलिंग कर रहे हैं, हाँ सर मैं ऑर्डरिंग प्रोसेस पर ले लेते। इफेक्ट है कि आपका ऑर्डरिंग रिजल्टिंग इनटू दी, वो टेक्निकल वाइज पकड़ना पड़ेगा कि ऑर्डर दिया क्या और आया क्या, और वो टेक्निकल डिफेक्ट पकड़ना पड़ेगा। क्यों सर,
कि शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम पकड़े, ऑर्डरिंग की करें, क्वांटिटी प्रॉब्लम पकड़े, कुछ तो पकड़ना पड़ेगा ना सर, टेक्निकल डिफेक्ट तो पकड़ना पड़ेगा। इन्होंने पकड़े इन्वेंटरी बस, और ये भी नहीं पता कौन सी प्रोसेस लेवल पे जा ही नहीं रहे, प्रोसेस कोई आउटपुट नहीं दे रहा है, वो मेरा डिफेक्ट। इसको नैरो डाउन करना पड़ेगा, प्रोसेस लेवल तक तो अपनी प्रॉब्लम को लेके आनी पड़ेगी ना। अच्छा, आपको ये ना पता चले कि मशीनिंग प्रोसेस में काम करना है कि असेंबली प्रोसेस में, आप मेरी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं क्या काम करूंगा? आपको क्या ऐसा हो सकता है सर, मैंने सिर्फ प्रॉब्लम देखी 6 महीने से सॉल्व नहीं हो रही, और सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहा कि इफेक्ट और डिफेक्ट। सर अभी जो आपने स्विफ्ट प्रॉब्लम, स्विफ्ट कार लॉन्च हुई थी ना, मानस सर नाम लोग गए, पीछे लाइट बना रहे हैं ऐसे, है ना, डिस्कस कर ले ऐसे, इसकी ऐसे लाइट थी पीछे, अभी तुम देखो ना पुराने स्विफ्ट का जो न्यू आई, एक यहाँ पे कुछ 2 स्क्रूज थे ऐसे लगाते थे, पीछे ये माउंटिंग बोर्ड थे, लेफ्ट राइट LHRS ऐसे फिट हो स्विफ्ट गाड़ी जो नहीं गॉन तो उस वक्त में जो ओल्ड मॉडल इनिशियल मॉडल। अब प्रॉब्लम पता है क्या बता रहे हैं सर, ये लाइट में प्रॉब्लम है, यहाँ पे रिवर्ब होता है, 100% रिवर्ब होता है, 6 महीने से सॉल्व नहीं हुई। ठीक है, रिवर्ब हो रहा है क्या अभी, क्या रिवर्ब से क्या समझ आएगा? किस प्रॉब्लम हैं? इफेक्ट हाँ, टेल लैम्प रिवर्ब नाम दे दिया। अच्छा, फिर इसके बाद सीधा फिटबोन बना दिया, टेल लैम्प रिवर्ब मैन मटेरियल मैन। अरे भाई ना, प्रोसेस किसका मैन लिखोगे, मारुति का अपना। देखिए 4M भी प्रोसेस के होते हैं, कंपनी का 4M कोई नहीं होता, और यहाँ तो 3 कंपनी इन्वॉल्व है। थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, मैंने कहा कि ये असेंबली ठीक नहीं कर रहे यार, तुम लोग बनाते ही गलत हो। अच्छा, इसमें एक और स्टोरी है कि सर ये जब गाड़ी में लगता है तब व्हील्स नहीं लगे होते, सिर्फ बॉडी चल रही होती है कन्वेयर, फिर बाद में व्हील लग जाते हैं, व्हील लगने के बाद ये चेक करता है, तो वहां पे एक बंदा ऐसे करके चारों तरफ चेक कर रहा है, तो यहाँ पे अटक जाता है, राइट, गैप होना चाहिए, माइक्रोन में होना चाहिए, तो पेपर से ऐसे देखते हैं, तो फिर हम उसको खोल के रिवर्क करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सर वो जो ना व्हील जब लग जाते हैं ना, तो गाड़ी ऐसे जब बैठती है तो उसमें कुछ वेरिएशन आता है, और मैं कहा बॉडी का कह रहा, वो बॉडी शॉप से प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक मारुति के बॉडी शॉप पोर्शन में है, एक मारुति का असेंबली शॉप है, फिर ये जो सप्लायर बना। मैं कहा ये बता दे 4M लिखा किसका था? बॉडी शॉप का 4M, मैन मटेरियल अपना 4M, किस प्रोसेस का लिखा था? मैंने सर ये तो मतलब मैं कहा फिटबोन बनाया ना आपने सीधा, किसका बनाया? इफेक्ट का फिटबोन बना रहे हैं, और फिर मैं फिटबोन कभी इफेक्ट नहीं, नैरोड प्रॉब्लम का बनता है। आ रहे हैं सारे से वेट कॉज इफेक्ट डायग्राम क्यों बोल रहा है? इफेक्ट को कहीं जाना है, ये तो सारा एक रूल है, यहीं पे सारा खेल है, ट्रिक है, जस्ट अंडरस्टैंड दैट। आप इफेक्ट में मत बनाओ, डिफेक्ट का फिर क्यों कह रहा हूं, तो आप कहोगे इफेक्ट के बाद सीधा कॉज आ रहा है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, राइट। मैं बीच में डिफेक्ट की बात करूं, वो कहां गया, उसका नाम कहां गया? ये तो इफेक्ट है यार, बीच की जर्नी कहां है? डिफेक्ट का तो कोई नाम ही नहीं है ना। तो अभी इसको होल्ड करो, इसके ऊपर डिस्कशन होना। सो हमने क्या बोला, मैं क्या काम करो, जब गाड़ी लग जाती है उससे पहले पेपर का देखो, उसके आगे जाके देखो, तो अब दोनों में प्रॉब्लम आ रही है, हमसे दोनों में आ रही है, तो मैंने कहा असेंबली लाइन खत्म, व्हील वाली बॉडी शॉप पे आ रहे तुम्हारे, तो फाइनली करते करते ये आ गया कि भाई, मैं कहा आप टेक्निकल वाली बताओ, वो रिवर्स क्यों हो रहा है, दिस इज दिस प्रोफाइल नॉट मैचिंग विद दिस। मैं टेक्निकल, मैं कहा ड्राइंग खोलो, कहां से इसका पोजीशनिंग है, क्योंकि ये इसकी माउंटिंग है, फिर ये तो उसको, तो यहां से इसका प्रोफाइल कितना होना चाहिए और कितना नहीं है, टेक्निकल वाइज पे आने लगता है। ऐसे तो ड्राइंग का डायमेंशन ये तो है, प्रोफाइल की है, माउंटिंग पोजीशन से प्रोफाइल की। मैं माउंटिंग बोर्ड का, मैं कहा फिर ये तो अगर तुम्हारी ये पोजीशन हिलती रहेगी तो फिर तो तुम्हारा क्या बॉडी शॉप क्या करेगा? मैं कहा रिवर तो उसी बॉडी को जाती है तुम्हारी, यहाँ से रिवर भी सही है, मैं तो बॉडी शॉप को क्यों तंग कर रहा हूं? फिर वो आ गया अपनी लाइटिंग, मैं कहा ये कहाँ लगाते हो बोर्ड?
कह रहा सर ये तो मोल्डिंग हो जाता है, इसके बाद ये प्रेस फिट होता है, हीट करना, हीट करके अंदर से, नॉट इंसर्ट मोल्डिंग नहीं है। मैं कहा कि अगर ये प्रोफाइल और ये मैच नहीं हुआ फिर ऐसा इशू तो है। प्रोसेस पे आ गए, अब वो आ गया हीट श्रिंकिंग प्रोसेस का आउटपुट है अलाइनमेंट ऑफ द बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रोफाइल। टेक वाई पे आ गए और झगड़ा क्या कर रहे थे इतने दिनों से, रीवर्क ऑन द मारुति लाइन, मारुति लाइन पे भी ले गए हमें, देखो सर ये प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा मारुति वाला कितने दिन अलाउ करेगा हम लोगों को लाइन पे, क्योंकि एक दिन डायरेक्टर आया उसने बोला कोई भी लाइन पे मुझे बंदा नहीं मिलना चाहिए रीवर्क करते हुए। उस दिन ये प्रोजेक्ट आया हमारे यहाँ, उनका तो काम चल रहा था रीवर्क पे, रिश्तेदार ही थे, पेपर रखा हुआ था, गाड़ी उतरती थी किया नहीं तो करके, और वो मारुति लाइन पे काम कर रहा है, सप्लायर का बंदा, सप्लाई का 100% हर गाड़ी पे। अच्छा ये रिक्वायरमेंट क्यों है, अगर टच होगा ना तो क्रैक आ सकता है, क्योंकि देख लो अच्छा इतना गैप नहीं है कि आपको से दिख जाए, फिर तो नॉन कंफर्मेशन स्टैटिक, बिल्कुल जस्ट ये थिकनेस ऑफ द पेपर कितना होगा, हाँ 30 माइक्रोन 40 माइक्रोन 50 इसके बीच का गैप। आंखों से नेकेड आई से इनविजिबल होना चाहिए और पेपर टच बीच में रुकना नहीं चाहिए, यही गेज है, कोई गेज भी नहीं है, ये प्रोजेक्ट है। तो हमने टेस्ट को इसको पकड़ लिया, फिर सर एक बार प्रोसेस और आउटपुट पता होना चाहिए था, फिर तो करना क्या था 45 डेज प्रॉब्लम सॉल्व, 6 महीने से नहीं हो रही थी प्रॉब्लम है, मैं इफेक्ट पे काम ही नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी। व्हाट डू से, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि फिर वो इसका बना दोगे। जापान से एक डायरेक्टर आया था, सुजुकी का डायरेक्टर आया था, और उसने बोला मेरे सप्लायर के पास ले चलो, मैं ट्रेनिंग दूंगा। जापान का डायरेक्टर है, क्या बताए क्वालिटी डायरेक्टर, पता क्या क्या बताया, हाउ टू मेक फिट डायरेक्टर, हम लोग हंस रहे हैं यार, सारा दिन तो बनाते करते, जापान से आके फिट को सिखा रहे हैं। लेकिन उसका आउटकम ये था कि हमें फिट को बनाना बड़ी हैरान की, क्योंकि हम वर्ड से चल रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। अब मैं वर्ड्स पे आता हूं, ये वर्ड प्ले को भी खत्म ही नहीं, बट अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक इफेक्ट होता है, यहाँ तक तो क्लियर है, यस, वो ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट है, इससे रिजल्ट क्वांटिफाई, एक प्रोसेस से डिलीवर हो रहा है जो आउटपुट नहीं आया, जिसको हमने नाम दिया नॉट गेटिंग द डिजायर्ड गुड इन ए प्रोसेस, इसका नाम है डिफेक्ट। ये क्या प्रोसेस है, और ये क्यों नहीं हो रहा, वो कॉज और एक्स है, जिस पे हम अभी बात ही नहीं कर, ये दोनों वाई है, नीचे इसके क्या है एक्स, ये दोनों वाई है, पर इसका नाम है बिग वाई, इसका नाम है नैरोड डाउन, और फिर टेक वाई क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स, ये प्रोसेस के अंदर x1 x2 x3 मैन रियल मेथड मटेरियल एनवायरनमेंट। अब आता है कि भाई हम इफेक्ट का डायरेक्टली फील्ड डायग्राम क्यों नहीं बना रहे, क्यों बना देते हैं? Sorry, Sorry for interruption. I sent you on WhatsApp. You can. What I will do just after they just give me some time, right? So I will give them 5 minutes, they can decide, and otherwise say in case they cannot decide. So result quantify, result quantify. yeah, result quantify. और फिर एक एक्स है बिकॉज प्रोसेस के अंदर एक्स है, प्रोसेस का आउटपुट फेल हो गया वो डिफेक्ट है, डिफेक्ट आगे गया उसने हंगामा क्रिएट किया वो इफेक्ट है। सिंपल लैंग्वेज चले ना, इफेक्ट डिफेक्ट कॉज। अब ना इसका मैं एफएमई का नाम दे रहा हूं, ये पता है क्या एफएमई नाम क्या है, इफेक्ट सीवीटी, इसका नाम पता है क्या, फेलियर मोड, और इसका नाम पता है क्या, फेलियर कॉज। एफएमई में लिखा हुआ 3 चीजें होती हैं, FE, FM, FC, फेलियर इफेक्ट, फेलियर मोड, फेलियर कॉज। हमारे लिए क्या है, बिग वाई, टेक वाई, डिफेक्ट एंड द कॉज, सेम थ्योरी। हम लोग क्या फंस गए, कॉज एंड इफेक्ट, 2 चीजें दिख रही है हमें,
बीच की चीज गायब है, यहीं पे सारा प्ले है। सर इफेक्ट से कॉज की जर्नी कैसे आएगी, क्योंकि जब कंप्लेन आएगा तभी फिटबोन बनाओगे, तो कंप्लेन तो इफेक्ट की आएगी। इफेक्ट से कॉज पे जाने के बीच में एक स्टेशन आता है जिसका नाम है फेलियर मोड या डिफेक्ट। ये स्टेशन मिस हो रहा है। फेलियर मोड तो कॉज क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि कंप्लेन फेलियर मोड की नहीं आती, टेक वाइज की नहीं आती, इफेक्ट की आती है। बाहर पानी गिर रहा है, ये आएगी, ये नहीं आएगी ड्रेन पाइप इज चोक्ड। टेक वाइज कंप्लेन नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा है ये भी समझ लो। बिकॉज कस्टमर कंज्यूमर कोई टेक्निकल थोड़ी ना प्रॉब्लम बताएगा, जैसा देखा बता रहा है, परसेप्शन बेस्ड। जब तक नॉइज आ रही है बस करते रहो। कंप्रेसर नॉइज वो could he will not go into the कि वो OT is the max जो he will not go into that detail. Hmm. 99.9% customer will never give you tech. It is our job और cost तो बताएगा नहीं। So effect to failure mode to cost. तो अभी एक प्रोजेक्ट लेने की इफेक्ट एंड फेलियर दोनों ही आउटपुट है। एक बिग वाई है जिसका नाम इफेक्ट है, और एक प्रोसेस का आउटकम डिलीवर नहीं हुआ जो डिफेक्ट है, इसका नाम फेलियर मोड भी हो सकता है। तो ये क्या है, रिजल्ट क्वांटिफायर, ये एंड रिजल्ट है। ये क्या है, प्रोसेस का आउटकम अचीव हुआ और इसके रीजन हो गया वो एफएक्स। सो हम बोलते हैं वाई इज इक्वल टू एफएक्स, बोल सकते हैं सर, एक वाई एक टेक वाई, लेकिन एक्स एक्स तो बिग वाई का तो बना देंगे, टेक वाई के लिए बिग वाई को मूव करना है टेक वाई के अंदर, फिर टेक वाई का एफेक्ट। So what is defect? DPM और defect क्या है? Not getting the desired output is a defect. Domino's बोला यार वो टाइमली डिलीवरी नहीं हो रही, ये तो कस्टमर ने बोला। ऑर्डर टेकिंग प्रोसेस स्लो हो रहा है, डिलीवरी में लॉजिस्टिक प्रोसेस खराब हो रहा है, या जो ओवन में जा रहे हैं वहां पे प्रॉब्लम है। ये टेक वाइज मेरे को निकालना पड़ेगा प्रोसेस का आउटपुट क्या है। मैं कहूंगा ऑर्डर टेकिंग प्रोसेस स्लो या टर्न अराउंड टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग स्लो। कस्टमर थोड़ी ना बोले ठीक है मैं ऑर्डर नहीं लूंगा एंड आई एम हाईली डिससैटिस्फाइड। या ये भी हो सकता है कि मोर पेनल्टी लगाई है कस्टमर ने, वो वैल्यू दे रखी होगी, इफेक्ट बता रखा होगा, तब इतना नुकसान हो रहा है। ये मैकडॉनल्ड्स ये होगा कि इस ईयर में इतना पेनल्टी का पैसा लगा। हाँ बस इतना बताया, ये प्रॉब्लम। अब मैं एक काम कर रहा हूँ बस, अब आप पेनल्टी के पीछे लगे, पेनल्टी ना लगे ना, ये तो इफेक्ट है, इफेक्ट को कम नहीं कर सकते, टेक वाइज ढूंढो। सर जो अभी आपने एग्जांपल दिया था क्लोथ्स वाला, उसमें हमें ये भी डिटेल डाउन कर लिया कि रॉ मटेरियल स्टोर की हमारी इन्वेंटरी बढ़ी हुई थी, बट मे बी द रीजन कि जो हमारी सेल्स की प्लानिंग थी ना वो पुअर थी, कि हमने मटेरियल मंगवा लिया, उसके बाद हमारी सेल्स की प्लानिंग में चेंज हो गया, ऑर्डरिंग चली गई, मटेरियल आ गया, वो हमारी रॉ मटेरियल स्टोर की इन्वेंटरी हमारी बढ़ी जा रही है बिकॉज़ ऑफ पुअर प्लानिंग की। हर बार तो प्लानिंग प्रोसेस पे काम कर ले, प्रोसेस तो बता दो, मैं तो ये कह रहा हूँ ना सर, ढूंढो ना, मैं नहीं कह रहा हूँ जो मैंने बोला वो सच है, पता करेंगे, हो सकता है प्लानिंग प्रोसेस पे काम कर लो, हमें मतलब सेल्स प्लानिंग पे काम करना पड़ेगा, प्लानिंग प्रोसेस पे। बिकॉज़ सेल्स तो फोक आ गया, मुझे प्लान कैसे करना है, कितना ऑर्डरिंग करनी है, कितने करनी है, तो ऑर्डरिंग प्रोसेस कवर्स प्लानिंग। सर अगेन वो हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से भी बाहर है। क्या चीज? सर कस्टमर ने ऑर्डरिंग दी, उसने कैंसिल कर दिया चेंज, तो वो तो सर हमारे पे बहुत थ्योरीज है इसके लिए कि वो जो स्टोरी सुनाते ना, फिर एसेसरीज की भी बढ़नी चाहिए। जब तुम्हारी सेल्स खराब है, तुम्हारी सब क्लोथ की कैसे बढ़ रही है, तुम्हारी सारी इन्वेंटरी बढ़नी चाहिए ना तुम्हारी, क्योंकि जब पूरा सेल्स प्लान ही गलत है तो एसेसरीज कम मंगा ली, क्लोथ ज्यादा मंगा ली, ये कैसे करते तुम? और एकदम इसमें कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो सर। मे बी जो हमारे फिर फिनिश गुड की भी ज्यादा होनी चाहिए सर, पूरा प्रोसेस में होना चाहिए ना। हाँ तो बोला फिनिश गुड की प्रॉब्लम नहीं है, WFC की भी नहीं है, सिर्फ उसमें भी एसेसरीज की नहीं है, यही तो खेल है। इन्वेंटरी वो हमारा लीड टाइम है 3 महीने का,
बट जो एसेसरीज है वो है हमारी लोकल, उसको हाँ। हम मेंटेन करते हैं 1 या 2 या 3 दिन की इन्वेंटरी पे, बट वो हमें ऑर्डरिंग करनी पड़ती है 3 महीने पहले, ठीक है। और 3 महीने भेजेंगे तो हमारा लीड टाइम आने में टाइम लगेगा। ठीक है, एसेसरीज हम मंगवा रहे हैं नियर बाई उनसे, ठीक है, उन्होंने 2 महीने बाद अपना वो कर दिया, Correct. ऑर्डरिंग कैंसिल कर दी, तो हम एसेसरीज वाले की तो हम कैंसिल कर सकते हैं, बट जो ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट में है वी हैव टू क्लियर दैट। हाँ तो ऑर्डरिंग देखना पड़ेगा ना, आपने ज्यादा ऑर्डरिंग तो नहीं कर दी, आप 1 हफ्ते की ऑर्डरिंग करके चलते हो, आएगा तो देखो उतने दिन में ही ना। अब वो मैंने 45 डेज में यहाँ पहुंचना है, अब मैंने ऑर्डर हर 15 दिन में लॉन्च कर दिया, और एक है मैंने 45 डेज सीधा मटेरियल मंगा लिया 3 महीने का एक ही लॉट में, जो प्रोसेस कर मैं क्या कैसे चेंज कर दूंगा, मुझे ऑर्डरिंग प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा ना, मैपिंग करनी पड़ेगी। सर मैंने 15 डेज का ऑर्डर कर रखे हैं, एक मैंने 3 महीने का एक लॉट पूरा मंगा रखा है, अगर ये लॉट खराब आ गया तो मैं तो क्या ऑर्डर क्या कैंसिल करूंगा। सर वहां पे काम करना पड़ेगा फिर नहीं, हमें। मैं कह रहा हूँ कि अनलेस आई सी द प्रोसेस, आप ये तो बताओ व्हाट इज द ऑर्डरिंग प्रोसेस, हाउ यू ऑर्डर, हाउ यू कन्वर्ट सेल इनटू फोरकास्ट इनटू एक्चुअल ऑर्डरिंग, मुझे प्रोसेस बताओ ना। अभी इन्वेंट्री की प्रॉब्लम कह रहे थे, प्रॉब्लम तो कहीं और की निकल रही है, टेक वही तो कुछ हो रहा है। असर हो सकता है वो सैप से पूरे महीने की एक बार में एमआरपी रन करवाते हो, पूरे महीने की ऑर्डरिंग एक बार में ही नहीं, एग्जैक्टली तो उसका मतलब पूरे महीने में कभी भेज रहा है, हो सकता है उसको ब्रेकअप करके हमें 3 दिन में या 5 दिन में करनी पड़े, कि सपोज कोई 5 दिन में अपना वो कैंसिल कर देता है। अभी हमने किया सर, हमने पूरे सैप प्रोसेस वगैरह उनका मैप किया है, एक और कंपनी स्नाइडर जिस ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, पता है आपको क्या नजर रहा है, 60% तो मैनुअल ऑर्डरिंग है सैप के अंदर, ऑर्डर निकाल देता है फिर उस ऑर्डर को चेंज कर देता है। हाँ वो कह रहे थे ऑर्डर सैप ऑर्डर्स दिखाओ, प्रोसेस दिखाओ, तो कह रहे सैप ने तो ऑर्डर कर दिया, बट सर वो तो 3 महीने पहले फोरकास्ट किया, एक्चुअल तो शेड्यूल हर वीक डेली आते हैं रिक्वायरमेंट, तो फिर उस हिसाब से हम उसको मैनुअली चेंज कर देते हैं। क्योंकि आप जो मैनुअल चेंज किया उसमें सारे रूल लगे नहीं लगे जो सैप लगाता था, आई डोंट नो, सो देयर इज ह्यूमन वेरिएशन, देयर इज ए ऑर्डरिंग वेरिएशन। हम कह रहे हैं इन्वेंट्री बन गई तो कोई प्रोसेस में कुछ तो गलत हो रहा है। अच्छा फिर हमने ये भी बोला फोरकास्टिंग वेरिएशन दिखाओ, तो कॉल एनालिसिस का बात है ना, एक बार प्रोसेस समझ लीजिए किस प्रोसेस में काम करते हैं, तो कॉल भी पकड़िए। सेल फोरकास्ट वेरिएशन इज 10% 15%, इन्वेंट्री वेरिएशन इज हमारा 13 करोड़ की सेल, ये भी समझना पड़ेगा भाई। सेल कॉस्ट शुड बी लेसर देन रॉ मटेरियल कॉस्ट, सेल अगर मेरी 100 करोड़ की है तो रॉ मटेरियल तो 60 करोड़ का होना चाहिए ना इन्वेस्टमेंट, तो 60% के अंदर के खेल के अंदर इन्वेंट्री मंगाओगे ना, ये थोड़ी ना कि आप सेल करो 13 करोड़ की इन्वेंट्री लेके बैठ गया। इसी में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जैसे जो आप जो कह रहे थे ना कि ये सेल ही आपकी फ्लक्चुएट करेगी, कस्टमर की रिक्वायरमेंट फ्लक्चुएट करेगी, तो वो आप कह रहे हो कि वो सर्कल ऑफ एनवायरनमेंट की कहानी आ गई, बट हम सर्कल ऑफ एनवायरनमेंट पे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना हम अपना जो ऑर्डरिंग प्रोसेस है उसको हम उस हिसाब से करें कि इवन अगर फ्लक्चुएट करे यानी कि लीड टाइम को उस हिसाब से एडजस्ट करें, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और जैसे अभी जो निकल के जो आ रहा है जैसे बता रहे हैं तो हो सकता है if you are a weekly demand manipulation then C से क्यों मंगा रहे हो, तुम्हारा करोड़ों का इन्वेंटरी ब्लॉक हो जाता है, C में तो सीधा आ जाएगा शिप क्वांटिटी, फिर तुम्हें एयर फ्रेट करना चाहिए था, your decision is wrong of the ordering system। एयर फ्रेट लोग मंगाते ही क्यों है, बिकॉज टू हैव वेरिएबिलिटी ऑफ द फ्लक्चुएशन हैंडल, क्योंकि वो फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा है देन मैनेजिंग अब्सॉर्बिंग द लॉजिस्टिक कॉस्ट वर्सेस इन्वेंटरी कॉस्ट, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो आप, बट हमें नहीं पता, लेकिन ये गड़बड़ तो प्रोसेस के अंदर है ना आउटकम। अब जैसे मैं आज को 2 पैरामीटर करता हूँ, ऑर्डरिंग गलत है या सेल फोरकास्ट एरर जाता है, बताओ, टेक वही 2 पकड़ लिया मैंने। अब मैं ऐसे ना करते आता हूँ ना, लोग बोलते हैं ना तो मैं करते रहता, ये था इन्वेंटरी प्रॉब्लम, फिर ये क्या था रॉ मटेरियल प्रॉब्लम, फिर ये क्या था, ऐसे करना है आपको 6 किलोमीटर है, नहीं क्लोज इन्वेंटरी नॉट एक्सेसरी। अब उसके अंदर आ गया दो एरिया था, ऑर्डरिंग गलत है ऑर्डरिंग प्रोसेस या फोरकास्टिंग एरर है, डेटा लाना पड़ेगा ना। अब क्या फोरकास्टिंग एरर, हाउ टू हैंडल फोरकास्टिंग एरर के हिसाब से हम कैसे ऑर्डर करेंगे। मे बी सर यहाँ से वो निकल के आया कि ऑर्डरिंग भी सही है, वो भी सही है, अपने जो प्रोसेस की प्रोडक्टिविटी है वो नहीं निकल के आ रही,
इन्वेंट्री तो बिक रही है, प्लान था अपने 80,000 का, बना महीने में हम 60,000 रहे हैं तो भी वो नहीं, रॉ मटेरियल से इशू नहीं करवा रहे ना, मतलब स्टोर से इशू नहीं करवा रहे, बनाई हम 60,000 रहे हैं। तो वही तो सेल फोक आप एरर ही बोल रहे हो ना सर। सर सेल मैंने 80 की बोली, सर बना पाए हम 60,000 की, जो इंटरनल इश्यूज की वजह से। नहीं मैं कह रहा हूँ 80 100 की सेल बोली मैंने, 100 के हिसाब से 60 के हिसाब से मटेरियल बना लिया 100 के हिसाब से। आपने बनाया नहीं तो मेरी इन्वेंट्री आ गई। क्यों नहीं बनाया? देयर कुड बी एनी लॉजिक, एन नंबर ऑफ रीजंस, एन नंबर ऑफ रीजंस, ठीक है ना। सो अगर मैं मटेरियल इशू करा लेता हूँ और मैं उसको बनाता नहीं हूँ, क्योंकि पहले तो इशू तो कराना पड़ेगा ना, तो आपकी WIP इन्वेंट्री भी ज्यादा होनी चाहिए। WIP इन्वेंट्री कैसे कम है? आप इशू नहीं करते? सर अभी मेरी लाइन पे एक इशू चल रहा है, हमारी एसएल लाइन पे इशू चल रहा है कि एक मशीन का कोई प्रोडक्ट नहीं है, अभी कोई स्पेयर पार्ट है वो अवेलेबल नहीं है ना, मेटल इशू करवा रहे स्टोर से, एक महीने 1.5 महीने से चल रहा है। प्लान हमारा 80,000 का है, मेटल 80,000 का आया हुआ है, बट एक छोटा सा पार्ट होने की वजह से हमारी प्रोडक्शन। देखिए अगर इस तरह की प्रॉब्लम होगी ना, फिर आपका एक कैटेगरी ऑफ इन्वेंट्री ज्यादा नहीं होगी। मैं फिर से वही आ रहा हूँ, हर प्रॉब्लम की डेफिनेशन होती है। अगर ये वाली प्रॉब्लम है कि सर सारे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ज्यादा है क्योंकि हमारा प्रोडक्शन इशू, तो फिर मैं प्रोसेस, फिर मैं प्रोडक्शन प्रोसेस में आऊंगा, फिर प्रोडक्शन प्रोसेस में जाना। उसमें फिर बिग बाई भी ये नहीं होगा, बिग बाई भी उसमें ये होगा कि हम अपना ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहे, प्रोडक्शन पूरी बिग बाई बोलेगा वी से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, ऐसा बोलेगा प्लांट। मैंने वो तो मैनेजमेंट ठीक बताता है यार, कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर रहे, इतना तो एमआरएम में रिव्यू कर ही लेता हूँ। कैपेसिटी के लिए वो सबको बहुत अच्छा आइडिया होगा सर। क्लियर, ये रॉ मटेरियल तो पड़ा हुआ, तुम बनाते क्यों नहीं हो? सेल ऑर्डर्स भी हैं, वो तो फिर सीधा जान खाएगा कैपेसिटी यूटिलाइज। दूसरा उसमें ये कि डिमांड वर्सेस जितना डिमांड मेरे पास में है तो उतना मैंने लाके इसमें दिया, तो वो तो सप्लाई का या उसका प्रोक्योरमेंट का इशू बचेगा ही नहीं। But ultimately, whether you go to a production process, you go to ordering process, you go to logistic process, but effect पे तो काम नहीं करना, जाना तो process में। So not getting the desired output of a process is called defect. जैसे अभी ये भी आपने बोला ना, प्रोडक्शन बना नहीं पा रहा, ये भी इफेक्ट है। कैपेसिटी है, कैपेसिटी फिर क्या, कोई लाइन बॉटलनेक होगा तो आप बोलो मशीनिंग is a bottleneck, OP20 is a bottleneck, यहाँ टकरा है। या बोलोगे bottleneck होती है, breakdown is a problem, तो breakdown का प्रोजेक्ट है, मशीन breakdown, मुझे क्या दिक्कत? टेक वाई पकड़ना है, ब्रेकडाउन के अंदर भी जाना पड़ेगा, ब्रेकडाउन इज बेयरिंग फेलियर। इसमें अगर एक टेक वाई ये निकल के आ रहा है, जैसे हम ब्रेकडाउन में गए या उससे भी फॉर एग्जांपल निकल के आता है कि मैन पावर का इशू, तो कैन वी कंसीडर दैट आल्सो? A manpower issue है, process बताओ, absenteeism process, hiring process, skill improvement process, skill improvement, skill, so training skill वाला project है, that we have manpower but they are not skilled, so जो रूम कर लेंगे, स्किल या attrition हो सकता है। देखो attrition लगा के skill तो है, लोग इसलिए आते हैं, तो attrition rate को कम कैसे करें, उसके लिए अलग प्रोसेस है। क्योंकि जब तो उस प्रोसेस को नहीं छेड़ोगे, आप अटैक नहीं करोगे, attrition is a defect which is generated out of some process, but problem कहाँ आ गए, capacity issue पे, effect कहीं और, defect कहीं और, defect is an outcome of the process. Is that point clear? So management generally effect पे value बताती है, फिर ये ब्लैक बेल्ट का काम होता है कि वो उसको डिफेक्ट लेवल पे लेके आए, क्लोजर तक लेके आए। देखो मैं नहीं कह सकता एग्जैक्टली लेके आए, बट प्रोसेस लेवल तक ड्रिल डाउन करो, जहां तक आप करो, जहां तक डेटा अलाउ करता है, एजम्पशन बेसिस पे फिर डेटा अलाउ। अब आते हैं तो इसका अगर कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का मतलब क्या था कि लोग करेंगे तो इफेक्ट, मैं कॉज एंड फेलियर मोड डायग्राम बोल ही सकता है, कोई फेलियर मोड से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, तो इफेक्ट ही बताता है। तो इफेक्ट से जर्नी कहाँ की लेती है, कॉज, लेकिन जर्नी लेते वक्त कुछ तो होगा इफेक्ट। अब आते हैं, मैंने बोला बिग वाई क्या है, इफेक्ट है, और ये क्या है, रिजल्ट क्वांटिफायर। टेक वाई क्या है,
प्रोसेस कॉन्सेप्ट प्रोसेस का। अब आपने सुना KRA KPI क्यों बोलते हैं ये दो टर्म? वैसे की रिजल्ट एरिया की प्रोसेस में एक रिजल्ट है, प्रोसेस है, हमेशा दो चीजें रहेगी। कई लोग PQRQ मेथड बोलते हैं, इट इज आल्सो ए मेथोडोलॉजी राइट, PQRQ। कई लोग कहते हैं KRA KPI, some people say effect and failure mode. In Six Sigma we say big Y and tech Y. What is tech Y effect? Process not delivering the desired outcome. हमें सुधारना अपना प्रोसेस है और वो डिफेक्ट को करना, जीरो करना उस डिफेक्ट। इफेक्ट जीरो नहीं हो सकता, इफेक्ट सही हो सकता है। इफेक्ट को जब पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो भागते ही जाना। इज दैट पॉइंट क्लियर? So what is called defect? Not getting the desired output in the process. अब desired output क्यों बोला? Specification पे नहीं बोला। मैं लोगों ने definition लिखी है not meeting the specification. Because हर चीज की drawing में लिखा नहीं हुआ। Inventory कितने भी कोई drawing में नहीं लिखा। कैसा? Then effect कुछ भी हो सकता है, defect कुछ भी हो सकता है। Desired कुछ सब change over time 15 मिनट में होना चाहिए, आप आधा घंटा ले लो डिफेक्ट डेफिनेशन में। पीपीएम कुछ भी नहीं है, कोई रिजेक्शन नहीं बन रहा, बट सिक्स सिग्मा को डिफेक्ट मानेगा। 30 मिनट में डिलीवरी करनी है, आपने नहीं की, मैं इसको डिफेक्ट मानूंगा। प्रोडक्ट क्वालिटी वाला जा रहा है, कोई प्रोडक्ट रिजेक्शन नहीं हो रहा। डिफेक्ट डेफिनेशन सिक्स सिग्मा में वाइडर है। सर इससे वाइडर डेफिनेशन हुई या स्मॉलर हुई? नॉट मीटिंग द स्पेसिफिकेशन, स्मॉलर एक्सपेक्टेशन की स्पेसिफिकेशन हो सकता है नाउ, तो बेंचमार्क करके ले लिए उसने, ताऊजी लॉस फंक्शन से ले लिए, हमें तो वाइडर डिफेक्ट डेफिनेशन लेके चलेंगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टेरिंग का, वो तो स्पेसिफिकेशन के अंदर था, बट मेरे लिए तो डिफेक्ट डेफिनेशन में है, क्योंकि नॉट मीटिंग द एक्सपेक्टेशन, समथिंग इज देयर, राइट? इन्वेंटरी क्यों डिफेक्ट है? ओके मटेरियल है, कोई पीपीएम रिजेक्शन, किसी की तो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रही, किसी की तो डिजायर मीट नहीं हो रही, किसकी नहीं मीट हो रही है? मैनेजमेंट के अंदर प्रोडक्शन मैनेजर भी मैनेजमेंट है, सब कुछ मैनेज। परेशान कौन हो रहा है? हु इज द कस्टमर? फाइनेंस वाला परेशान है। एग्जैक्टली, प्रोडक्शन वाला खुश है, माल पड़ा हो कभी भी बना लो, कभी भी बना लो। तो वाला परेशान मालिक को किया सर, उसका ब्लॉक हुआ पड़ा है। इसका पैसा तो वो अब आते हैं कि जहां आपको स्टॉक रखना है, वैल्यू जनरेट करनी है, जैसे होता है ना रेट बढ़ रहे हैं आपने कर दिया, तो वैल्यू जनरेट होना चाहिए। पर चला आपने स्टॉक रखा है, रेट नीचे बढ़ते हुए आता है, देखो फाइनली इन्वेंटरी तो ब्लॉक बनी है ना, तो जो पैसा रखे रखे ब्लॉक हो जाता है, व्हाई इन्वेंटरी इज अ प्रॉब्लम? बिकॉज इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू सेलेबल, मतलब इससे कोई वैल्यू कन्वर्जन नहीं हो रहा। लेकिन आपने गोल्ड रखा, उसलिए रखा है कि इसकी वैल्यू बढ़ती जाए, तो वैल्यू कन्वर्ट हो रही है, पड़े पड़े वैल्यू कन्वर्जन। कई ऐसे प्रोडक्ट रखे हैं, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है और खर्चा करके बैठे हुआ, प्रॉफिट इज नॉट रियलाइज्ड। व्हाट इज इन्वेंटरी? एनी एंटिटी ऑन दिस प्रॉफिट इज नॉट रियलाइज्ड, आपको बुक ही नहीं कर पा रहे, खर्चे सारे कर दिए हैं पर प्रॉफिट रियलाइज नहीं। Not necessarily inventory is always not a negative. हाँ ये पॉजिटिव, गोल्ड की इन्वेंटरी है, गोल्ड की है, ग्रेन्स की है, जीबीपी इसीलिए चल रहा है, अच्छा करके बैठो, बट उसको पता है बढ़ना है, जिस दिन वो नीचे जाएगा बढ़ जाएगा। तो कुछ चीजें आपको पता ऊपर ही जाती हैं, जैसे लैंड एप्रिशिएट होती है, अब कार का कोई इन्वेस्टमेंट करके इन्वेंटरी लेके बैठा हो तो डेप्रिशिएट ही होगी। क्यों सर? 10 लाख की गाड़ी ली, बाहर आए 2 लाख खत्म। एस्कॉर्ट का सीईओ सेकंड हैंड होंडा अकॉर्ड में घूमता, अगर मैं तुम जैसा बेवकूफ नहीं, 30 लाख की गाड़ी खरीदूंगा, 15 लाख की हो जाए, इन्वेस्टमेंट करो। उसका अलग थ्योरी था, कह रहा इसे फाइनेंस करेगा, मार्केटिंग सेल्स फाइनेंस है, उसको सीईओ बना दे वगैरह। ये 2 साल में बेच के एक और ले लूंगा,
बट इतना डेप्रिसिएशन नहीं कर सकता मैं कि मेरा सीधा 10 लाख का नुकसान हो। उसको ये क्लियर है, एप्रिसिएशन इज मोर इम्पोर्टेंट इन इन्वेंट्री देन डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट रियलाइज होना चाहिए सर, कोई भी चीज है रखी पड़ी उसको प्रॉफिट रियलाइज नहीं हो रहा, वैल्यू इन्वेंट्री, दैट्स कॉल्ड बैड इन्वेंट्री, बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल। क्यों सर? रखा पड़ेगा, करोगे क्या? करना कुछ है नहीं। अच्छा इन्वेंट्री से एग्जाम्पल 100 करोड़ की सेल है, 15 करोड़ की इन्वेंट्री, अब मैं कहूंगा 30 करोड़ की इन्वेंट्री है, सेल कितनी बड़ी? 200 करोड़। नहीं सर, सेल तो उतनी होगी जितना पुल कर रहा है, आप 30 करोड़ का माल रखो, 15 करोड़ से 7 करोड़ रख ली तब भी 100 करोड़ की सेल होगी। इन्वेंट्री किसका मतलब है? जिस पे प्रॉफिट रियलाइज जो कुछ चेंज हो रहा है उसको हम इन्वेंट्री कह रहे हैं, इसको बैड इन्वेंट्री कह रहे हैं। अगर मेरे स्टॉक बुक कर दे ना कोई और उसमें पैसा बढ़ता रहे, मैं तो बहुत खुश हूं। तो कहे कि रखा हुआ हम नहीं लेंगे और कल इसका पैसा कम हो गया तो भी आपकी जिम्मेदारी, फिर मेरे लिए तो रिस्क हो गया किसी चीज के लिए, where the profit is not realized. It could be anything. It can be spare parts in the maintenance. अब वो वाले स्पेयर पार्ट रख रहे जो कंज्यूम नहीं होने, तो मैं उसको बैड इन्वेंट्री कहूंगा। और जो क्रिटिकल है वो रखे नहीं है, जिसके लिए मशीन डाउन हो जाएगी 30 दिन, तो नुकसान होगा ना, प्रॉफिट तो रियलाइज ही नहीं होगा। इन्वेंट्री ऑफ थॉट्स भी हो सकता है, आइडियाज बहुत सारे हैं, इंप्लीमेंट कोई भी नहीं। इन्वेंट्री ऑफ थॉट हो सकता है, इन्वेंट्री ऑफ नॉलेज हो सकता है, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स हो सकता है। इन्वेंट्री इज एनीथिंग which you are keeping, storing, but you are not utilizing. Profit is not realized. Realization is. Do you agree to this point or not? So they are good inventory, they are bad inventory, definitely. थोड़ा सा इससे इन्वेंटरी में do we have some benchmarking or some sort of let us say कि इतना इन्वेंटरी is normal? Yes. So inventory में कुछ ratios हैं. होता है idea. Inventory turnover rate. Income tax return form. वैसे तो भी आइडिया कर सकते हैं। मैं ऐसा ना आइडिया का अस्तिया ले लेता हूँ ना, वो थोड़ा सा Sales करना। स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, जैसे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो लिखा है आईआईटी में, आइडिया बोलना पड़ता है। अच्छा टर्नओवर रेशियो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप लगाओगे ना तो आपको इन्वेंटरी का मतलब समझ आए, व्हाट इज द गुड इन्वेंटरी बैड इन्वेंटरी। मैन पावर में इन्वेंटरी रेशियो होती है, टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम, मतलब मैं कितनी जल्दी कोई चीज को यूज करके आगे निकाल रहा हूँ। जैसे ये एक रेशियो है, पहले तो उसमें कोई यूनिट, रेशियो ही होता है, यूनिट है कोई नहीं, नंबर, इंडेक्स है नंबर। अगर एनुअली निकाल रहा हूँ, क्योंकि जनरली ये लीगल एनुअली लोग निकालते हैं, मंथली भी आप निकाल सकते हो, तो मंथली कन्वर्ट कर लेते हैं, एनुअल ले लेते हैं। अगर मैंने बोल दिया मेरा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 1 है, इसका मतलब पता है क्या हो गया? पूरे साल मैं माल रखा रहता हूँ फिर बिकता है, कितना स्लो कॉस्ट। टर्न अराउंड जो मेरा रेशियो है वो कहता है मैंने मटेरियल लाया, पढ़ा रहा, फिर साल का पढ़ा रखा है, मिलता नहीं। सर ये तो डेडली केस हो गया, बड़े साल निकल जाते, ठीक है। अगर मेरा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 2 हो गया एनुअली, ये मैं मंथ के 30 डेज को मान लेता हूं, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 2 हो गया तो क्या हो? हर 6-6 महीने में मुझे आता है कंज्यूम मेरा सर्विस मंगाता हूँ, तो मेरी जो साइकिल है 6-6 महीने की चलती, इससे ज्यादा मैं रुकता नहीं, आया रखा, सो रेशियो 2 है। रेशियो 12 है, महीने आता है, 1 महीने का स्टॉक रखा, कंज्यूम होकर निकल गया, फिर 1 महीने का मंगाया, मंथली में निकाल। अच्छा विच इज बेटर आपको, बिजनेस साइकिल फास्ट? 24 हो गया, 15 दिन और बढ़िया। टोयोटा का 300 है बेंचमार्क,
आइडिया आवरली आवरली में आ गया ना कि भाई जनरली एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू, एनुअल इसलिए बहुत वो हायर नंबर पे चला जाता है बेंचमार्किंग के लिए, तो मंथली निकाल लेते हैं मंथ में 30 डेज का एक साल के लिए 30 दिन को यूनिट तो मंथ, बट जो बेंचमार्किंग के लिए वो एनुअली यूज होता है, क्योंकि आप तो कोई मॉडिफाई कर दो, तो जो लोग बताते हैं वो हमेशा एनुअली होता है, इसलिए फिगर्स बड़ी हैं। 300 जब जाएगी तब आवरली बेसिस इन्वेंट्री आ जाएगी ना, 1 घंटे की आधे घंटे की आया कंज्यूम पे चला। अरे क्या होता है, वो स्टॉक जो रियलाइज ही नहीं होना उसको आपने ज्यादा देर रख लिया तो प्रॉब्लम है। जैसे मेटल स्टॉक है जो पीजीएम है, जैसे प्रीशियस ग्रुप ऑफ मेटल्स, वो अपना रख लेते हैं 3-4 महीने, गोल्ड का रेट बढ़ना है, प्लेटिनम का बढ़ना है, तो दिक्कत नहीं है, खरीद सस्ते मिल लिया, आगे कंज्यूम कर आपको प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट बैठा हुआ प्रॉफिट दे रहे हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं। कोई चीज बैठी हुई नुकसान पहुंचा रही है वो तो सर इट इज वेरी डेडली। इन्वेंट्री क्या है, एनी एंटिटी ऑन विच प्रॉफिट इज नॉट रियलाइज्ड, डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट इज क्लियर, कुछ देना है। कुछ चीजें प्रॉफिट देती नहीं, आप रखे रहते हो, उससे कोई फायदा। तो बनाया कैसे, बनाया उसमें जाना है, कस्टमर के लिए बनाया, आप क्यों रख रहे हो उसको 30 दिन? अच्छा 30 दिन रखने का नुकसान क्या है, एक तो स्टोरेज आपका, वेयर हाउसिंग कॉस्ट आपकी, मनी ब्लॉक। अच्छा ये मत सोचो आप कि मेरा तो 30 करोड़ का माल बिक गया, किसी ने ऑर्डर दे दिया तो पड़ा हुआ है, 30 करोड़ का खर्चा, उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट, अगर ये 30 करोड़ आप बैंक में रखते तो आप इंटरेस्ट कमाते, उससे ज्यादा रियलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ सिर्फ 30 का 32 मिल गया, वो तो मैं बैंक में रख लेता एक साथ, 30 का तो कुछ मिलता 1% है, 1% प्लस शेल्फ लाइफ का प्रॉब्लम है, प्लस वो भी है, इसका कोई इंश्योरेंस नहीं है, या तो इंश्योर्ड हो, इंश्योरेंस कॉस्ट भी आएगी, इंश्योरेंस कॉस्ट आते हैं, स्टोरेज कॉस्ट आता है, ऑब्सोल्यूशन कॉस्ट आता है, बैंक का और इंटरेस्ट रेट आता है, इसके ऊपर अगर कोई प्रॉफिट दे रहा है तब तो मैं बात करूँ, तो मेरे नुकसान है। और ये सब ऐड कर लो ना, 18 से 21% हो जाता है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, 18 to 21%। बैंक इंटरेस्ट मंगा लो, स्पेस महंगा है, फिर जहां रखोगे तो फिर लॉजिस्टिक्स ऑप्शन तो होनी है, कई जगह शेल्फ लाइफ होती है सर, रखे रखे मॉइस्चर आ गया, ये आ गया, खराब होता है, 2-3% भी खराब हो गया था तो काम खत्म हो गया। तो सर 80-70 लाख का इन्वेंट्री नुकसान हो जाता है, 2-3% ऑप्शन कॉस्ट है। वन मोर थिंग इज देन पता लगे 1 साल रखा रहा, जब यूज किया तो पता लगे ये तो गलत है, इसमें प्रॉब्लम है। ये चेंज आ गया मार्केट की तरफ, हमें इसे आ गया सीमेंट वो चाहिए वाला है, सीमेंट बी ग्रेड पता ना, कि अब तो ये और स्ट्रेंथ वाला आ गया है। मार्केट में लोग क्यों करते हैं ऐसा खेल? आप तो स्टॉक करके बैठे थे, आपको कमाना था, अब उसने कोई मॉडल ऐसा लेके आ गया कि जो पुराना यूज ना हो, कोई ऐसा लिया है कि सर इवन बैंक भी पुराना होगा ना सर, ये वाला मत दो, नया वाला कोई स्टॉक आया है सर, ये एफएमसीजी प्रोडक्ट हो जाता है सोनी के टीवी में कि नया वाला आ गया, या फिर एलईडी टाइप ये, इसमें ये फीचर आ गए, ये पुराना ओल्ड स्टॉक है, अब वो बिक नहीं रहा, इसलिए वो अब लोगों ने रखनी बंद कर दिया कि यार कंप्यूटर को कौन हैंडल करेगा, ये तो कभी भी स्टॉक को हमारा जीरो कर देंगे। वो चल रहे हैं सर, एंड ऑफ सीजन सेल इस बार वाला इस बार खत्म करो, चाहे थोड़ा प्रॉफिट कम देके जाए, निकालो इसको, नेक्स्ट ईयर तो कोई लेगा ही नहीं। तो बहुत सारे फंडामेंटल है इन्वेंटरी मैनेज करने के लिए, बट पॉइंट है इन्वेंटरी से पे सेल्स इन्वेंटरी पे और जो वर्ल्ड वाइड कंपनी एमएनसी, इनकी सप्लाई चेन वर्ल्ड वाइड है, उनका तो अभी कुछ स्टडी किया था हमने, उसमें तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा रहा है, एक जगह से दूसरे शिप हो रहा है, इधर से रॉ मटेरियल आ रहा है, सो रास्ते में 60-70% तो वैल्यू है उनकी, मतलब वैल्यू एडिशन 30% कर रहे हैं, मटेरियल 70%, पूरे रोड रास्ते सी यहाँ घूम रहे हैं, 70% तो वैल्यू होती है कम। बिजनेस रिस्की मॉडल है।
मैन्युफैक्चरिंग में सब 30% वैल्यू एडिशन। जैसे गोल्ड हो गया, आपने गोल्ड लेके आए, कितना मेकिंग चार्जेस ले लोगे? घूम तो गोल्ड ही रहा है मार्केट में, पीजीएम हो गया मेटल, कैटलिस्ट का सबस्ट्रेट हो गया, ऐसे ऑटोमोटिव के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, 70% तो रास्ते में मटेरियल। तो कह रहे हैं इसको भी कम करो ये ना। तो इन्वेंट्री का मतलब समझ आ रहा है, कुछ आईटीआर से। अच्छा ये क्या है, टर्न अराउंड जितना अच्छा होगा बिजनेस में क्या चाहते हैं, आया बिक चला जाए, कोई हम क्यों रखते हैं, रिस्क क्यों बढ़े? Profitability. We want to reduce our risk. Have you guys noted down? Let's have 5 minutes and small break. You note it down your break. Okay, shall we start? So we were just talking about the big Y and tech Y. Where is inventory? Where is anything? Okay, we just talking that term. Turnover ratio की बात की तो किसी तरह से turn around हो रहा है, right? Inventory लाया, consume हुआ, चली गई. So flow की बात है, about continuous flow. Same manpower की भी होती है, इसका attrition बोलते हैं, manpower turnover of the manpower ही बोलते हैं. Manpower turnover ratio है कि manpower आई, उसके बाद फिर कब चली गई, जैसे attrition बोलते हैं. 150 will leave. Okay. तो आई और कब चलेगी. तो अगर मैन पावर आई हो कहीं जा ही नहीं रही है, तो ये भी हम लोग थोड़ा डेंजरस मानते हैं, क्योंकि न्यू ब्लड इज नॉट कमिंग इनटू द सिस्टम. तो कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग आएंगे, बट उसकी एक रेशियो है, वहाँ भी रेशियो. बहुत ज्यादा एट्रिशन हो जाए, इन्वेंट्री स्टॉक आउट हो जाता है, और अगर बहुत कम एट्रिशन हो, हाई इन्वेंट्री बढ़ी रहे, तो न्यू आइडिया, न्यू थिंकिंग वो जनरेट, new blood will not come into the system. So ये दोनों में थ्योरी है, वहाँ एक रेशियो है, यहाँ भी एक रेशियो है, पर दोनों रेशियो निकालते हैं. जैसे ब्लड के लिए बोलते हैं ना, आप ब्लड डोनेट करो तो होता क्या है, नया ब्लड बन जाता है, या बचपन में अगर कट लग जाता है, खून निकलना चाहिए तो नया बनेगा, वरना वही पुराना घूमता रहेगा, तो उसकी क्वालिटी तो ऐसी रहेगी. तो नया ब्लड बनने के क्या क्या चांस है. तो बच्चा शरारती होता है, उसको तो बनता रहता है कुछ ना कुछ, जिसका कोई कट नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ, ब्लड आए, मतलब कुछ ना डोनेट किया, तो फिर वो आपका पुराना ब्लड घूमता रहेगा, तो उसका तो एक्स क्वालिटी रहेगा. जैसे एक ऑयल को चेंज करना है, तो हर जगह थ्योरी, बोन मैरो हुआ नया ब्लड बनता रहता है, बट वो तभी बनेगा जब तो पुराना निकलेगा. ब्लड डोनेट करना ही चाहिए. डोनेट करने से फायदा, ब्लड डोनेशन से फायदा नहीं होता, वो तो एक है कि आपका ब्लड निकलने से नया बनता है, बेसिकली फायदा है. Thickening and thinning of blood, वो chances कम हो जाते हैं. किससे? Thickening और thinning. हाँ, थिनिंग एंड. सो आजकल लोगों को बड़ा सेफ लाइफ हो गया, तो ब्लड तो ऐसे लॉस होगा नहीं आपको. सो दैट्स द ओनली चांस, दैट्स वन ऑप्शन. और अफगानिस्तान में क्या ब्लड डोनेट करेंगे? वो चूस रहे हैं, वो ले नहीं रहे. कोई गन पॉइंट है. खुद ही वो तो फोर्स, होता ही हाँ वो तो फोर्सफुल हो गया. तो दिस इज कॉल्ड डिफेक्ट, नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट. हर चीज को डिफेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. डिफेक्ट डेफिनेशन दैट विल सॉल्व. तो डिफेक्ट को मुझे जीरो करना है, सिंपल सी बात. इफेक्ट जीरो नहीं कर सकता, डिफेक्ट तो जीरो कर सकते, बट वी टू ड्रिल डाउन टू डिफेक्ट लेवल. और कहने से यू टू ड्रिल डाउन टू प्रोसेस लेवल. तो प्रोसेस का कोई एक आउटकम होगा जो आ नहीं रहा होगा, जिसको हमने डिफेक्ट बोलते हैं. जिस प्रोसेस को आप ड्रिल डाउन करते हैं, नीचे लेके आते हैं, उसको हम बोलते हैं सीटीपी, क्रिटिकल टू प्रोसेस. क्रिटिकल टू प्रोसेस. सीटी एक जनरल नाम है, क्रिटिकल टू.
2 English 2 critical quality. to something. अब critical to process, ये process critical है और जो outcome जो डिफेक्ट जनरेट हुए, जो डिजायर्ड आउटपुट नहीं अचीव हुआ वो डिफेक्ट बना, बट अगर अचीव हो जाएगा तो वो क्या था आउटकम, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टू क्वालिटी, क्रिटिकल टू कॉस्ट, क्रिटिकल टू डिलीवरी, क्रिटिकल टू सैटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। ये आउटकम कहीं जाके तो हमें इंपैक्ट करता है बिजनेस। क्यों सर? तो आपको ये भी बताना होता है, डिफेक्ट बता के ये पता नहीं चलता कि ये क्या करेगा, तो डिफेक्ट में इफेक्ट तो लिखा नहीं होता, तो आपको ये बताना पड़ता है कि ये डिफेक्ट मैं कम करूंगा तो मेरी बिजनेस के लिए क्रिटिकल टू क्वालिटी है, क्रिटिकल टू कॉस्ट है, क्रिटिकल टू डिलीवरी है, क्रिटिकल टू सैटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर पे इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट बताना बहुत जरूरी है क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट को इम्पैक्ट में खुशी है, उनको डिफेक्ट से कोई मतलब नहीं है। तो सीटी बताना बहुत जरूरी है कि ये डिफेक्ट अगर मैं जीरो डाउन करता हूं तो मेरा बिजनेस पे क्रिटिकल टू क्वालिटी इम्पैक्ट आएगा, क्वालिटी सुधरेगी, कॉस्ट कम होगी, डिलीवरी इंप्रूव होगी, कस्टमर सेटिस्फाई होगा और सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने के लिए परफॉर्मेंस। तो 4 सीटीज में कुछ भी हो सकता है। अब कौन सा प्रोसेस डिलीवर करेगा उसका नाम क्या होगा? सीटीपी, क्रिटिकल टू प्रोसेस। और डिलीवर जो नहीं हुआ उसका नाम क्या है? टेक्निकल डिफेक्ट। जो आगे गया वो इफेक्ट, पीछे का भी स्टोरी का डिस्कशन है, इन्हीं कॉस्ट का भी। तो वी आर जस्ट स्टार्टिंग दी प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट में तो आपको 2 चीजें आएंगी, बिग वाइट एक्ट। अच्छा, आपको हैरानी होगी, पैरेटो भी 3 तरीके के होते हैं, 3 लेवल पैरेटो। नाम है 3 लेवल पैरेटो, यही नाम है सर, इज अ टेक्निकल नेम। So 3 level of Pareto. What is the 3 level of Pareto? 3 level Pareto basically किस चीज से लिंक्ड है? अब आपको समझ ही आ रहा होगा। एक Pareto तो आप ये बन सकता है कि इफेक्ट का बन गया, कौन से कस्टमर का प्रॉब्लम ज्यादा है, कौन सी कंपनी ज्यादा आती है, वारंटी की, बट ये इफेक्ट कैसे? Yes. And then तो जरा मारुति की वारंटी इस वाले प्रोडक्ट के मॉडल नंबर से। अच्छा, ये जरूरी है 3 लेवल मतलब इसके अंदर 3 बार Pareto, 10 बार पैरेटो बनाओ, बट लेवल कौन सा चल रहा है? इफेक्ट का। उसके अंदर नैरो डाउन चलता है, कस्टमर कंप्लेंट, टाइप ऑफ कंप्लेंट, टाइप ऑफ कस्टमर, टाइप ऑफ मॉडल, बट चल क्या रहा है? इफेक्ट। फिर ये क्या डिफेक्ट का पैरेटो? टॉप मेरे डिफेक्ट ये आ रहे हैं टेक्निकल, और मैंने ये वाला डिफेक्ट, इस कस्टमर और इस मॉडल के लिए जो मेरे डिफेक्ट्स हैं ये हैं, what top defect है टेक्निकल। अब ये डिफेक्ट को नैरो डाउन करने के लिए मल्टीपल पैरेटोस बन सकते हैं, लेकिन ये डिफेक्ट लेवल पैरेटो। फिर एक है कॉज लेवल पैरेटो आएगा, कॉज क्योंकि अभी तो आना नहीं है समझाने के लिए। कॉज लेवल पैरेटो होता है क्या? प्रायोरिटाइज कौन सा कॉज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किस कॉज पे काम करना चाहिए, मेथड मशीन को भी प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। डेटा ड्रिवन है, अगर सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है तो फिर पैरेटो। सो पैरेटो भी 3 तरीके के। अच्छा, कुछ लोग ना एक पैरेटो दिखा के सब मिक्स कर देते हैं, फेलियर मोड भी उसी में है, मैन भी उसी में लिखा हुआ, मशीन। अब ये कॉज का है, फेलियर मोड का है, 2 लेवल को मिक्स नहीं कर सकते। में लिखा है कि वेल्डिंग डिफेक्ट हमारे ये है, पेनिट्रेशन प्रॉब्लम ये वाला डिफेक्ट ये, और मैन पावर इश्यूज ये है, सारे चीज एक में डाला है। अब मैन जो है वो मैन मटेरियल मेथड में डिफेक्ट अलग है। हाउ कैन यू प्रायोरिटाइज कॉज वर्सेस फेलियर? फेलियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बन इंपॉर्टेंट है, ये तो कोई प्रायोरिटाइजेशन नहीं होता। फेलियर में ये फेलियर इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉजेज में कॉज इंपॉर्टेंट है। others भी करके लिखते हैं, others करके लिखते हैं। अरे किसी का आदत बहुत ज्यादा होता है, others more high हो जाता है। others एक तो सिर्फ पैरेटो वहीं लगाना है जहाँ पे 80-20 रूल आसपास फॉलो हो, यानी कि सारे हमें कुछ का पैरेटो ये देखा सब बराबर बराबर का, अब अदर्स ये है
ऐसा होता है। ऐसे राजीव जी से पैरेटो भी देखना पड़ता है कि तो पर्पस क्या है, प्रायोरिटाइज करना है। प्रायोरिटाइज नहीं हो रहा, टूल छोड़ो ना, वो बस के लिए। पैरेटो मींस टू प्रायोरिटाइज, देयर इज नो अदर 80-20 रूल्स। 500 एंट्रीज हो 80% of problem will be solved through 20% of the things। 20 चीजों पे काम करो, 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये तो अब वो दिख ही नहीं रहा तो फिर किस पे, सब पे काम करो, फिर प्रायोरिटाइज नहीं होगा। जैसे हम कई बार करते हैं कि 4-5 लोगों को कोर्स को पकड़ के उनको पकड़ के उनको 80% कर लेते हैं। हैं जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे हमने बताया बराबर बराबर होती है, तो 3-4 को पकड़ लिया, उनको 80% दिखा दिया। जी वो ठीक है, लेकिन होने फिर चाहिए था। 50 प्रॉब्लम थी, 4 ही प्रॉब्लम थी, 5 में से 4 ले ले, सारे ले ली ना, फिर तो ये नहीं होना चाहिए। वो तो ठीक है, 50 में से 4 80 तो वो तो हो गया ना 20-80, वो तो ठीक है। चार पे पैरेलल काम होंगे वो। ये नहीं एक प्रॉब्लम 80% को सॉल्व करना, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला, दैट्स नॉट ट्रू। इसमें एक केस होता है 500 एंट्रीज हो तो उसमें क्या होता है 25 एंट्रीज एक जैसे से आ जाते हैं, जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे, बाहर से एक जैसे आ जाते हैं, तो वहां भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं उसकी जगह जो टॉप बार आ रहा है वो प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। तो पैरेटो की भी डिस्कशन होगी। डिफाइन क्या, अभी ये माहौल बनना था, हाउ टू डिफाइन द प्रॉब्लम, लेकिन वो तो अभी डेफिनेशन स्टेज आना है। अभी तो ये डिस्कशन हमारा 5 डे जो चलेगा, आज 4 डे है, पर हम डीमैक में डिफाइन में आएंगे, जैसे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी तो हाउ टू डिफाइन द प्रॉब्लम सब आएगा। पैरेटो 5.2 सब डिस्कशन करेंगे, वाई एनालिसिस जितना हो सकता है, बट ओनली इन डेफिनेशन स्टेज, ओके, नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट टू डिफाइन।